हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट से। तो टू डू लिस्ट मैंने बना ली थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले स्क्वायर्स क्यूब लिख के देख लिए थे, क्योंकि वो मेजर पार्ट होता है। हम लोग रोज डेली अगर उसे रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। देन उसके बाद अपने घर का काम करने के बाद मैं फ्री हो गई थी। 11 साढ़े 11 बज गए थे। उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर किया। करंट अफेयर में सर प्रीवियस डे के क्वेश्चंस भी रिवाइज कराते हैं। देन उसके बाद जो न्यूज़ होती है वो भी कराते हैं। तो एकदम अच्छे से सब कुछ रिवीजन हो जाता है करंट अफेयर, और करंट अफेयर हम छोड़ भी नहीं सकते। देन उसके बाद मैंने एडिटोरियल स्टार्ट किया। एडिटोरियल मैं करती हूँ निमिषा मैम से। तो एडिटोरियल में मैम पहले वो कैप करवा देती है, साथ में उसमें रिवीजन भी करवाती है। कम से कम एक वर्ड के 50 to 60 वर्ड्स करा देती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो सब याद होने चाहिए या हैवी लग रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप डेली अगर जुड़ोगे ना उस सेशन में, तो आप ऐसा करोगे जैसे आपको उसमें से अगर वो 50 चीज़ें करा रही है तो 10 चीज़ें तो याद होंगी, और कुछ चीज़ें तो पहले से ही याद होंगी, रिपीटेड ही होती हैं मोस्टली। एक एक दो दो वर्ड नहीं आते हैं, बाकी सब रिपीट होता है। और वो जब आप रोज डेली रिपीट करोगे, जितना सुनोगे आपको याद होता चला जाएगा। तो इसमें सिर्फ वोकैबुलरी, इडियम्स भी कराते हैं, फ्रेजल वर्ब भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक हो रही है तो यहाँ से इम्प्रूव हो सकते हैं। एक एक वर्ड आप लिख सकते हैं। वोकैब पीडीएफ भी मिलती है, आप चाहे उस पीडीएफ से कर सकते हैं, चाहे आप अपने आप लिख सकते हैं। तो इंग्लिश सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे इंग्लिश होगी। एक दिन में देखो आपके 30 में से 30 तो आने नहीं इंग्लिश में, धीरे धीरे आएंगे। तो बेसिक चीज़ कवर करते चलो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके 2-3 महीने बाद जब आप अपना रिजल्ट देखोगे ना, तो कहोगे हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। रोज़ डेली करना पड़ता है, एक एक दिन करना पड़ता है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। देन उसके बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी। रीजनिंग में मैं पजल्स बना रही थी। पजल्स आज की पजल्स जो थी वो प्री की ही पजल्स थी। और पजल्स ऐसी थी कि पजल्स भी हाई लेवल के पजल थी। ऐसा लगा था जैसे SBI PO की पजल्स हो। तो इसमें क्वेश्चंस कई बार SBI PO के भी पजल्स बन जाती है, पर वो क्वेश्चन बड़े ट्रिकी थे, नए थे थोड़े। कुछ मेथड उसमें बिल्कुल नए थे। जैसे 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टैक्स वाले, कि एक स्टैक में इतने रखे हैं और अननोन लोग हैं, है ना। और मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल वाला तो शायद हो गया था, ऐसे ही कुछ था। तो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे। अगर आप नए नए क्वेश्चंस को खुद डील नहीं करोगे ना, तो आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो कहोगे ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं, आ कैसे गया। क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए। कई बार न्यू न्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हमें अपने दिमाग से करना पड़ता है। उसे थोड़ी देर के लिए तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब सब कुछ करने के बाद वही एक क्वेश्चन बचेगा तो आपका भी मन करेगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो उसे आप सॉल्व करके देखोगे। तो जितने नए क्वेश्चंस बनाओगे ना, उतनी आपके दिमाग में जो स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे। और क्या बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज़ होगी, क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ होगी। यही सब पार्ट होता है रीजनिंग का। उसमें भी आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, तो यही सब होता है। जब आप रिजल्ट्स बनाएंगे इन्हें और मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, जब ये सब हो जाएगा तब आगे चल के यही सब आते हैं, लॉजिकल, क्रिटिकल। तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा नए क्वेश्चन बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए, आपके लिए बेनिफिट है, जितना हम कर सकते हैं। तो रीजनिंग आप ये सोचो कि बहुत इजी है तो इजी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे कई बार हल्के में ले लेते हैं और इसकी तैयारी इतनी खास नहीं करते। हमें पता है हमारे मार्क्स आ जाएंगे। पर मेरे साथ क्या हुआ, एग्ज़ाम में जब मैंने दिया था रीजनिंग, मेरे इंग्लिश में भी अटैम्प्ट ज़्यादा थे, मैथ्स में जितने भी किए थे, जैसे मैं मैथ्स में 25 या 20 से 25 के बीच में कर रही हूँ, तो वो मेरे उतने ही सही है। अगर गलत होंगे हद से हद एक गलत होगा या दो गलत होंगे हद से हद, वरना मैथ्स में कोई गलती नहीं होती। और इंग्लिश में अटैम्प्ट करती हूँ ज़्यादा, उसमें ही मिस्टेक हो जाती है। बाकी बच्चे रीजनिंग में मैं मिसलेनियस कर लेती हूँ। और मिसलेनियस कितने ही होंगे, 8 से 10 नंबर के मिसलेनियस हो जाते हैं। बाकी उसके बाद तो पजल्स ही बचती है, तो पजल्स मैं उठाती हूँ करने। अगर एक पजल, ऐसे ही हुआ था, मैं पजल्स कर रही हूँ, एक पजल नहीं बनी, मैंने कहा, और टाइम भी जा रहा है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं, शायद 10 मिनट बचा होगा मुश्किल से। तो फिर मैंने दोबारा वो पजल फिर से करी, वो फिर भी नहीं बना। तो वहाँ से मेरा क्या हुआ, मोरल जो है और कॉन्फिडेंस जो, दोनों ही डाउन हो गया। और फिर मैंने सोचा चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, दूसरा करते हैं। और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना दिमाग में, कि आपके दिमाग में
आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो पर चल पहले वाला रहा होगा कि वो क्यों नहीं हुआ। मेरे से 5 क्वेश्चन गए मेरे। फिर जब दूसरा बना रही थी, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वो भी नहीं हुआ। और ऐसे ही मैंने पज़ल्स के 4 शायद 4 सेट आते हैं पज़ल के, 3 से 4 सेट आ जाते हैं, तो उसमें से सिर्फ मैंने 1 अटैम्प्ट किया और 3 तो मैंने अटैम्प्ट किए ही नहीं, जहाँ मैं रीज़निंग में 35 में से 35 अटैम्प्ट कर सकती थी। और घर आके सोचती थी ये मैंने क्या कर दिया, मेरे मार्क्स जो कटेंगे वो रीज़निंग की वजह से कट जाएंगे अब सारे। तो कई बार इंग्लिश तो होती ही होती थी कि आपको पता नहीं कि इंग्लिश में कहाँ मिस्टेक हो जाए, लेकिन रीजनिंग में भी मिस्टेक हो जाती थी, मतलब छूट जाता था, मिस्टेक भी हो रही है छूट जाता था। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट कभी भी हल्के में मत लेना। यही अगर आपके साथ मैथ्स में कि आप मैथ्स में चैम्पियन हो, तो मत सोचना कि मैं मैथ्स कर लूँगा बिल्कुल अच्छे से। आप उसको रिवाइज ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, स्पीड मेंटेन ज़रूर करें। मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इस बार तो वैसे भी न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि अब आपके स्कोर के साथ साथ आंसर की भी आएंगी। आपको पता तो चलेगा आपने कहाँ अटैम्प्ट किया, कैसे किया, कितना गलत किया और क्या सही था, और आपको पता चल जाएगी अपनी मिस्टेक। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस बार। इससे क्या होगा ना, तो आगे चल के हम अपने मिस्टेक सुधार पाएंगे और अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पता नहीं चलता था कि एग्जैक्ट हमारे कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो रीजनिंग करते करते मेरे को दोपहर हो गई थी, 2 बज गए थे, और ये मेरा रीजनिंग का पढ़ा। हाँ देखो इसी में ही है, ट्रायंगल पे करना था सिटिंग अरेंजमेंट, और स्टैक वाला था, और वैकेंट सीट वाले भी थे, एक नहीं 3 3 4 4 वैकेंट सीट वाले भी क्वेश्चन थे, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। देन उसके बाद शाम को मैंने बैठ गई थी पढ़ने। सबसे पहले मैंने चेकलिस्ट सॉल्व करने बैठी, तो उस टाइम भाई आसपास इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, डीजे बज रहा था। तो वो भाई देखो आरसी करने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और उसी टाइम इतना डीजे बज रहा था बाहर, तो मैं वो तो कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी। इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई थी। तो मैंने कहा कि चलो जो मैंने मॉक दिया था आरबीआई असिस्टेंट का उसे ही एनालाइज कर लेते हैं। तो मेरे मैथ्स में मैंने 13 अटैम्प्ट किया था, तो 13 में से 13 बिल्कुल सही थे। इंग्लिश में मैंने शायद 24 अटैम्प्ट किया था, तो उसमें से मेरे 20 नंबर थे, मतलब 20 सही थे, 4 गलत थे। और रीजनिंग में देखो, रीजनिंग मैंने 18 अटैम्प्ट कर पाई थी और सिर्फ 13 सही थे, तो गलत हो गए। मैं जब ये मॉक दे रही थी ना, उस टाइम मैं इतना अनकंफर्टेबल हो रही थी, अनकंफर्टेबल इतना ज़्यादा कि मैं मॉक दे ही नहीं पा रही थी। मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा था बिल्कुल भी। रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं बना, मैंने जैसे तैसे दे दिया। तो ये रहे मेरे स्कोर। इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 55, आई 43.75। और जो मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया था, तो टेक्स्ट बुक पे उस मेरे 61 आए थे, 61.5 आए थे मार्क्स, 69 अटैम्प्ट कर पाई थी। तो पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गई, लेकिन वही अनकम्फर्टेबल लगे अपना, मतलब हम अपना 100% नहीं दे पाते तो मार्क्स ऐसे ही आएंगे। कोई बात नहीं, इससे सीखने को मिल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, गलत हो रहे हैं डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेट हो कि मैं कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ, कोई तो कोशिश ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ सोचो। तो उसके बाद मैं सबसे पहले मॉक एनालाइज किया, मैंने इंग्लिश करी दोनों, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश करी, रीजनिंग करी और मैथ्स, ये तीनों सबसे पहले मैंने मॉक एनालाइज किया है। मॉक में देखो मैं ये पज़ल्स आई थी, तो पज़ल्स मैंने स्किप करी थी लास्ट में करने के लिए, और ये पता नहीं कहाँ गलती हो रही थी, कुछ ना कुछ एक आध का गलत था, चाहे अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ में हो या उसमें कोडिंग डिकोडिंग में हो, मतलब एक क्वेश्चन तो ज़रूर गलत हो रहा था। क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। और ये आए थे इंग्लिश में, इंग्लिश में मेरे ज़्यादातर सही थे, सिर्फ 4 मिस्टेक थी, और मैथ्स में तो मेरी मिस्टेक थी ही नहीं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।